हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मेजरमेंट या मापन। जैसे मापन की बात करें तो मापन मीन्स मापना, ठीक है। लेकिन आपका मापना या हम जब किसी चीज को मेजर करते हैं तो उसके गोल क्या होते हैं, हमको कोई चीज मेजर कैसे करनी चाहिए, हमें मेजर क्यों करना चाहिए और एक्चुअल मेजरमेंट है क्या, इन सारी चीजों की बात के बारे में भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें, अगर हमसे कोई पूछे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेजरमेंट, या आप मेजरमेंट से या आप मापन से क्या समझते हो, तो हम कह सकते हैं कि मापन किसी चीज, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को आंकने का माध्यम है। आंकने का मतलब असेसमेंट करने का एक प्रोसेस है, ठीक है। यानी मेजरमेंट इज अ असेसमेंट प्रोसेस, ठीक है। यानी मापन क्या है? मापन आकलन की या किसी को आंकने की का एक तरीका है, एक विधि है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम क्वांटिटेटिव मेजर जो है असेसमेंट करते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे दो चीजें आ गई। हमने उस बार भी बताया था क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। जब हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो क्वांटिटी का मतलब जिसमें नंबर आए, जिसमें कोई फिगर आए, ठीक है। तो ऐसा आकलन जिसमें हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हैं या अंकों का मापन करते हैं या अंकन करने का काम करते हैं, हम उसे मेजरमेंट या मापन कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको बताऊं, दो सहेलियां एक पास बैठी हूं और उसमें एक ने कहा मेरे बाल ज्यादा लंबे हैं, दूसरे ने कहा नहीं मेरे बाल ज्यादा लंबे हैं, और दोनों ने क्या किया, दोनों ने अपने अपने बाल को मेजर किया। मान लिया एक का बाल आया, एक के सर के हेयर की लंबाई आई 30 सेंटीमीटर, एक की आई 32 सेंटीमीटर। ये 30 और 32 सेंटीमीटर क्या है, ये क्वालिटी, ये जो है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हुआ, इसी को हम मापन कहेंगे, ठीक है। मापन ने क्या बताया? मापन ने कहा बताया कि फ्रेंड ए के हेयर की लेंथ 30 सेंटीमीटर है और फ्रेंड बी की हेयर की लेंथ अगर 32 सेंटीमीटर है, तो हम जब हम कहते हैं 32 सेंटीमीटर या 33 सेंटीमीटर, तो ये मेजरमेंट कहलाता है। हम मैथमेटिक्स में 50 मार्क्स पा गए और किसी ने 48 मार्क्स पाया, तो ये 48 और 58 की जो नंबरिंग है बेटा, ये नंबरिंग क्या कहलाएगी? मेजरमेंट कहलाएगी, ठीक है। मेरा वजन मान लो 70 kg है, आपका वजन वेट मान लो आपका वेट 60 kg है, तो 60 kg और 70 kg क्या हो गया? ये मेजरमेंट हो गया, ठीक है। तो मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट किसी के गुणों को एक न्यूमेरिक वैल्यू देना है, यानी एक आंकिक मान है। किसी के गुणों के आंकिक मान को भी हम क्या कह सकते हैं? हम मापन कह सकते हैं कि ये फला व्यक्ति है, इसका ये गुण है, तो इसके इस गुणों के आंकिक मान को हम क्या, वो हमने क्या कह दिया? हमने मापन कह दिया, ठीक है। तो मेरे समझ से मापन क्लियर हो गया होगा। मापन का मतलब किसी वस्तु के या किसी व्यक्ति के या किसी, कोई संसार का कोई भी चीज हो, अगर हम उसके गुणों का मापन आंकिक रूप से करते हैं या न्यूमेरिक इवेल्युएशन करते हैं या न्यूमेरिक असेसमेंट करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम मेजरमेंट कहेंगे। क्लियर हुई बात? अब हम, यही सारी चीजें आपकी स्क्रीन पे भी आ रही होगी। ये तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करी। अगर आप देखो तो आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा है? प्रोसेस ऑफ क्वालिफाइंग इंडिविजुअल, अचीवमेंट, पर्सनालिटी, एटीट्यूड्स, हैबिट एंड स्किल, ठीक है। अगर हमें किसी की उपलब्धि नापनी हो, किसी के व्यक्तित्व का मापन करना हो, किसी के दृष्टिकोण का मापन करना हो, किसी की आदतों का मापन करना हो, किसी के कौशलों का मापन करना हो, तो इसको निर्धारित करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? उस प्रक्रिया को हम मापन कह सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है? क्वांटिफिकेशन, अप्रेजल ऑफ ऑब्जर्वेबल फेनोमेना, यानी ऐसी घटना, ऐसी परिघटना जिसका जिसकी हम मात्रा का मूल्यांकन कर सके। क्या कह रहा है? क्वांटिफिकेशन अप्रेजल। क्वांटिफिकेशन अप्रेजल मीन्स मात्रात्मक मूल्यांकन। वही मात्रात्मक माने कितना वेट, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितनी संख्या, कितने नंबर। इस वे में अगर हम क्वांटिफिकेशन कर ले, अगर हम अपने अप्रेजल का, अपने मूल्यांकन का, तो हम उसको मापन कह सकते हैं।
ठीक है। अब थर्ड क्या कह रहा है यहाँ पे, प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सिंबल टू डायमेंशंस ऑफ फेनोमेना, यानी घटनाओं के आयामों को प्रतीक प्रदान करने की प्रक्रिया। प्रतीक का मतलब एक सिंबल देने की प्रक्रिया। अब जरा देखो, जैसे मैंने कहा कि आपकी पोजीशन 5 है, तो 5 क्या है, 5 एक सिंबल है। 5 एक ऐसा सिंबल है जो 4 वाले सिंबल से थोड़ा सा ज्यादा है और 6 वाले सिंबल से थोड़ा सा कम है, यानी एक प्रतीक देना, एक उसको एक मुकाम दे देना, एक उसकी मार्किंग कर देना। ठीक है, तो अगर हम जहां पे मार्किंग कर रहे हैं, जहां पे हम इस तरह की चीजें कर सकें, हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे मापन कहेंगे। प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन अबाउट द एट्रीब्यूट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिंग्स आर determined एंड डिफ्रेंशिएटेड, यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा चीजों की विशेषताओं के बारे में हम जानकारी निर्धारित कर सकें और विभेदित कर सकें। तो क्या दो वर्ड आ रहा है, डेटरमाइंड और डिफ्रेंशिएशन। इसका मतलब क्या हुआ, डिटरमिन का मतलब क्या हुआ, डिटरमिन का मतलब होता है हम किसी के बारे में पता लगा लें, और डिफरेंशिएट का मतलब क्या है, किसी के बारे में अंतर कर। जैसे अगर किसी का नंबर 25 नंबर आप कोई पा गया और कोई 50 नंबर पा गया, तो 25 और 50 की जो संख्या है वो क्या करेगी, वे उन दोनों व्यक्तियों की क्वालिटी भी बता देगी और उन दोनों व्यक्तियों में अंतर भी बता देगी। यानी अंकों के आधार पर हम उसके गुणों का के बारे में हम बता सकते हैं। तो जो ये अंकन का जो सिस्टम है बेटा, जो ये क्वांटिफिकेशन का जो सिस्टम है, इसी सिस्टम को मापन कहते हैं। और हम कैसे कैसे मापन कर सकते हैं, इसके लिए 4-5 पॉइंट्स आपके स्क्रीन पे थी, जो मैंने अभी आपसे एक बार फिर से डिस्कस किया। तो इन शॉर्ट अगर हम आपसे पूछें कि मापन क्या है या मेजरमेंट क्या है, तो आप मेजरमेंट को डिफाइन कर लोगे अपनी लैंग्वेज में। अगर मेजरमेंट को आप अगर अपने लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हो, तो मैं आपको 1 मिनट का एक यहाँ पे पोज ले रहा हूं, जरा सा आप खुद से एक बार बताने का प्रयास करो कि मेजरमेंट क्या है। तो सेकेंड पार्ट है बेटा इसका, फंक्शन ऑफ मेजरमेंट। तो जब मेजरमेंट के फंक्शन की बात करेंगे, तो सबसे पहला फंक्शन आता है इंस्ट्रक्शनल फंक्शन। इंस्ट्रक्शनल फंक्शन का मतलब होता है अनुदेशनात्मक या निर्देशनात्मक, इसका स्वरूप क्या है, मेजरमेंट का या मापन का अनुदेशनात्मक स्वरूप क्या है। यानी अनुदेशन के लिए या निर्देशन के लिए या इंस्ट्रक्शन के लिए, या इसको हम बेसिक पर्पस भी कह सकते हैं। इसमें हम मेजरमेंट को कैसे यूज करते हैं, मेजरमेंट कहाँ कहाँ अप्लाइड होता है, हम इसकी बात करने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, टू डिटरमिन what knowledge, skills, abilities, habits and attitude have been required। ठीक है ना, यह निर्धारित करने के लिए कि ज्ञान, कौशल, योग्यता, आदतें और दृष्टिकोण क्या हासिल किए गए हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर हमें किसी का नॉलेज चेक करना है, हम ये देखना है कि किसी कार्य के करने में कौन कितना कुशल है, या उसके कौशल की जांच करनी है, यानी उसकी स्किल टेस्ट करनी हो, उसकी एबिलिटी या उसका सामर्थ्य हमें चेक करना हो, यानी आप कितने कैपेबल हैं, कितने आप सामर्थ्य हैं, या आप कितने इम्पावर्ड हैं। अगर हमें इसे चेक करना हो, तब भी हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। और हमारी आदतों का टेस्ट करना हो, या हमारे जो दृष्टिकोण है, जो हमारा एटीट्यूड है, जो हमारी सोच है किसी चीज के लिए, अगर हमें उसको एनालाइज करना हो, या उसके लिए हमें कोई चिन्हित करना हो कि ये इस ग्रुप का या बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों में की नॉलेज का लेवल क्या है, उनके जो टीचिंग, उनके जो है लर्निंग स्किल का लेवल क्या है, उनकी एबिलिटीज क्या है, उनके हैबिट्स क्या है, उनके एटीट्यूड क्या है, अगर हम इसे कैलकुलेट करना चाहें, इसे निकालना चाहें, या इसको हम जानना चाहें, तो हमें मेजरमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। बिना मेजरमेंट के हम ये काम नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं टू डिटरमिन व्हाट नॉलेज, स्किल्स, abilities, habits and attitudes। ठीक है, नेक्स्ट क्या है,
अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है, टू डिटरमिन व्हाट प्रोग्रेस आर एक्सटेंट ऑफ नॉलेज अटेन्ड। ठीक है, यानी जो बच्चे सीख रहे हैं, जो जिस ज्ञान को आप पा रहे हो, उस ज्ञान की प्रगति की सीमा क्या है। ठीक है ना, व्हाट प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग अटेन्ड। जैसे मान लो अभी आप मेजरमेंट पढ़ रहे हो, अगर मेजरमेंट पढ़ाने के बाद हमें चेक करना हो कि मेजरमेंट के का कॉन्सेप्ट आपका कितना क्लियर हुआ, आपने कितना परसेंट सीखा, कितना जाना, या आपकी लर्निंग प्रोग्रेस कितनी है, आप बीएड की क्लास करने के बाद आपको कितना आपने अचीव किया, अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो, ये जानना हो कि आपने कितना सीखा है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हमें मेजरमेंट करना पड़ेगा। छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे लूं, जैसे मान लो कोई एग्जाम का पेपर 100 मार्क्स का है, उस 100 मार्क्स में आपने 60 नंबर पाए, तो 60 नंबर क्या बताता है, 60 नंबर ये बताता है कि अभी आपको 40% नॉलेज नहीं है, अभी आपको केवल 60% नॉलेज ही है। 80% क्या बताता है, 80% ये बताता है कि आपकी जो लर्निंग का प्रोग्रेस है वो ओनली 80% है, अभी आपको 20% सीखना बाकी है ना। तो ये इसको अगर डिटरमिन करना हो तो हमें मेजरमेंट करना पड़ेगा, बिना मेजरमेंट के हम इसको डिटरमिन नहीं कर सकते। थर्ड, टू डिटरमिन स्ट्रेंथ, वीकनेस, डिफिकल्टीज एंड नीड ऑफ स्टूडेंट्स। अगर हम ये चेक करना हो बच्चों को क्या क्या आता है, उनकी ताकत क्या है, उन्हें क्या क्या नॉलेज है, उनकी वीकनेस कहाँ कहाँ है, उन्हें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम, उनकी कमजोरियां क्या क्या है, उन्हें क्या नहीं आता है, डिफिकल्टीज लेवल, उनको लर्निंग में या सीखने में या पढ़ने में क्या कठिनाइयां हो रही हैं, उनकी जरूरतें क्या हैं। अगर इन सबको भी जानना है तो हमें क्लास में मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो आप क्या देख रहे हो, मेजरमेंट क्यों, अगर अगर मेजरमेंट को अगर वाई का क्वेश्चन बना लें, अगर हम कहें व्हाई डू मेजरमेंट, हम मेजरमेंट क्यों करें, तो क्यों करें, हम नॉलेज चेक करने के लिए करेंगे, हम स्किल चेक करने के लिए करेंगे, हम एबिलिटीज जानने के लिए करेंगे, हम हैबिट्स एंड एटीट्यूड्स जानने के लिए करेंगे, हम अपनी लर्निंग प्रोग्रेस को जानने के लिए करेंगे, हम अपनी स्ट्रेंथ को जानने के लिए करेंगे, अपनी वीकनेस को जानने के लिए करेंगे, अपनी डिफिकल्टीज को जानने के लिए करेंगे, और अपने नीड्स को जानने के लिए करेंगे। ये सारी वो बातें हैं जिसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो ये मेजरमेंट का बेटा ये फंक्शन है, और ये कौन सा फंक्शन है, ये इंस्ट्रक्शनल फंक्शन है। अगर हम इसको सेकेंडरी एज अ कॉन्सेप्ट लें तो हमें देखेंगे बेटा कि जो जो आपका सेकेंडरी एजुकेशन या जो आपको बच्चों को आप पढ़ाते हैं, जो बच्चों को आप लर्निंग कराते हैं, अगर उस लर्निंग को हमें प्रभावी बनाना है तो हमें जानना बहुत ही जरूरी है कि बच्चों की डिफिकल्टी, उनकी नीड, उनका वीकनेस, उनका स्ट्रेंथ, उनका इंटरेस्ट, उनका प्रोग्रेस कितना है, हमें ये जानना पड़ेगा, है ना। टीचर क्या करता है, टीचर हमेशा अच्छा पढ़ाना चाहता है। जैसे मान लो किसी टीचर ने आपको टीच किया और आपकी लर्निंग 30% ही हुई, मीन्स टीचर के पढ़ाने के तरीके में कुछ गड़बड़ी है, उसे मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसमें कुछ उसे करेक्शन करना पड़ेगा। तो जो ये मेजरमेंट है बेटा, मेजरमेंट इस वे में भी काम करता है, टू हेल्प इन स्टडी हैबिट्स फॉर्मेशन, टू डेवलप द एफर्ट, making capacity of students to serve as aid for guidance, counseling and prognosis। बात समझ में आ गया। यानी जो इसका जो सेकेंडरी इंस्ट्रक्शनल मामला है वो मामला क्या है, अगर हमें किसी बच्चों की आदतों का निर्माण करना है तो इसमें सहायता प्रदान करेगा, अगर किसी बच्चे की क्षमता का विकास करना है तो उसके लिए भी मेजरमेंट करना पड़ेगा, अगर हमें किसी बच्चे को गाइडेंस देना है, मार्गदर्शन करना है, उनको कुछ परामर्श देना है, उनका निदान करना है। प्रोग्नोसिस का मतलब डायग्नोसिस से ही मतलब है, प्रोग्नोसिस डायग्नोसिस सिनोनिम से है ना। तो अगर उन्हें उनके रोग का निदान करना है तब भी हमें मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि मेजरमेंट ये बताता है कि
आप कहां तक सफल हुए, कितना सीखना बाकी है, आपका प्रोग्रेस किधर जा रहा है। हमें अगर ये सब कुछ मेजर करना है, अगर हमें ये सब कुछ जानना है तो हमें मेजरमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं अगर हमें किसी की आदत विकसित करनी है तब भी हमें मेजर करना पड़ेगा कि उसकी आदत कितनी विकसित हुई या कितनी नहीं हुई। जहां पे कितना वर्ड आ गया, कितना हुआ, कितना बाकी है, वहां पे मेजरमेंट अपने आप आ जाता है। और आप जानते हो कि अगर हमें कोई चीज बनानी भी है, कोई चीज डेवलप करनी है, कोई चीज फार्म फार्म करनी है, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर ये वर्ड जरूर आता है, मन में आता है हाउ। हाउ का क्वेश्चन आता है, यानी कितना, आपने कितना सीखा, मैं कैसे जानूंगा, मेजरमेंट करके, है ना। कितना सीखना बाकी है, कैसे जानूंगा, मेजरमेंट करके। आपकी आदतों का विकास कितना हुआ, आपकी लर्निंग कितनी हुई, आपको कौन सी समस्या है, आपको मैं किस चीज के लिए परामर्श दूं। इन सारे प्रश्नों का उत्तर बेटा कितने से मिलता है। ठीक है, तो और इसके लिए हमें मेजरमेंट करना पड़ता है। यही इसका जो है सेकेंडरी इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है। अगर हम इसके सेकंड फंक्शन की बात करें तो सेकंड फंक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव और सुपरवाइजरी होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब, देखो हर स्कूल में दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है जहाँ पे टीचर और लर्नर आपस में इंटरेक्शन करते हैं, जहाँ पे विद्यार्थी होता है और शिक्षक होता है, जो दोनों एक दूसरे से पढ़ाते हैं। जो इसका जो दूसरा पार्ट होता है बेटा, वो होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें मैनेजमेंट आता है, जिसमें प्रिंसिपल आता है, जिसमें उस स्कूल की सारी व्यवस्थाएं आती हैं। तो अगर उन व्यवस्थाओं को भी ठीक करना है या उसका हमें निरीक्षण करना है, अगर उसका हमको पर्यवेक्षण करना, अगर हमें उसका सुपरविजन करना है, तो उसके लिए भी मेजरमेंट काम करेगा। कैसे काम करेगा, टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स। अगर हमें अपनी स्कूल का स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, अपने करिकुलम का स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, तो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए भी हमें मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि मेजरमेंट ही बताएगा कि हम जो स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। टू क्लासिफाई, टू सेलेक्ट फॉर स्पेशल पर्पज। अगर हमें कुछ सेलेक्ट करना है, कुछ क्लासिफिकेशन करना है, कुछ वर्गीकरण करना है, कुछ स्पेशल पर्पज की खोज करनी है, कुछ विशेष विशेष चीजों की खोज करनी है, तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, तब भी हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा मेजरमेंट का। टू डिटरमिन टीचर्स एफिशिएंसी। अगर हमें शिक्षकों की दक्षता की जांच करनी है, टीचर एफिशिएंसी चेक करनी है, यानी हमारे शिक्षक कितने दक्ष हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, तब भी हमें मेजरमेंट करना पड़ेगा। इफेक्टिवनेस ऑफ मेथड्स, यानी वो जिस मेथड से पढ़ाते हैं वो मेथड कितना इफेक्टिव है। अगर हमें उसके इफेक्टिवनेस को चेक करना है, उसकी प्रभावशीलता को चेक करना है, तब भी हमें मेजरमेंट करना पड़ेगा। स्ट्रेटजीज यूज्ड, यानी जो उनकी पढ़ाने की रणनीति है या उसको इस्तेमाल करने का तरीका है, इन सारी चीजों को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मेजरमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि बिना मेजरमेंट के हम नहीं जान सकते कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो कितना इफेक्टिव है, कितना प्रभावशाली है, टीचर अपनी पढ़ाई में कितना दक्ष है, बच्चे उसे कितना पसंद करते हैं, उसकी टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या है, उसकी जो है शिक्षण की रणनीतियां क्या है। ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन का पार्ट है। तो ये टीचर्स के बारे में अगर हमें सारी चीजें करनी है तब भी हमें मेजरमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें टीचर की स्ट्रेंथ, वीकनेस और नीड्स को खोजना है तब भी हमें मेजरमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, टू सर्व एज बेसिस ऑफ गाइड आर गाइड फॉर करिकुलम मेकिंग एंड डेवलपमेंट। और अगर हमें करिकुलम बनाना है, उसमें करेक्शन करना है, उसको उसको विकसित करना है, तब भी हमें मेजरमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि बिना मेजरमेंट के हमको ये पता ही नहीं चल पाएगा कि हमारा करिकुलम इफेक्टिव है कि नहीं, हमारे करिकुलम में क्या कमियां हैं, अपने करिकुलम में हमें क्या सुधार करना चाहिए, इसे हम कैसे विकसित करना चाहिए। ये सारी बातें भी हमें बेटा मेजरमेंट के द्वारा ही मिलती है। इसीलिए अब इसका जो फर्स्ट फंक्शन है उसको हम इंस्ट्रक्शनल फंक्शन कहते हैं, और जो सेकंड फंक्शन है उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कहते हैं। यानी विद्यालय का जो दूसरा पक्ष है प्रशासन का, उस प्रशासन के पक्ष में को भी अच्छा करने के लिए मेजरमेंट
की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये तो सारे फंक्शंस हो गए। अब हम बात करेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट का, क्वालिटी ऑफ गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यानी एक अच्छे मापन यंत्र की विशेषताएं। अगर हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाया है, अगर हमने मापन के लिए किसी विधि का निर्माण किया, अब जैसे मापन हम कैसे कैसे कर सकते हैं, जैसे मापन इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हम मापन इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लें कि ये मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं, यानी जिससे हम मापन कर सकें। जैसे हमें बुद्धि नापना है, तो बुद्धि मापने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए बुद्धि परीक्षण का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी इंटेलिजेंस टेस्ट पेपर इस यूज करने पड़ेंगे। इंटेलिजेंस टेस्ट पेपर क्या हो गया, मेजरमेंट हो गया, मेजरमेंट टूल्स हो गए या मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट हो गए। ऐसे अगर मान लो हमें किसी का एटीट्यूड मापना है, किसी की पर्सनालिटी मापनी है, ठीक है, तो हमें जिस चीज का मेजरमेंट करना है उसके लिए अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो ये इन इंस्ट्रूमेंट्स को अगर हम जनरली अगर हम अपने एजुकेशन की लैंग्वेज में कहें तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका मैं आपको नाम बता दूं, जैसे क्वेश्चनर्स हैं, टेस्ट पेपर्स हैं, शेड्यूल्स हैं, ठीक है, और कुछ प्रोजेक्ट मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम नॉलेज को, एटीट्यूड को, इंस्पिरेशन को, लर्निंग को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं बेटा, इन इंस्ट्रूमेंट्स की क्वालिटी क्या हो, ये अच्छा हम कब मानेंगे। तो अच्छा मानने के लिए कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं जिसको मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, और बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नॉलेज के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी अगर हमें गुड मेजरमेंट की बात करनी है तो गुड मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं, या क्वालिटी ऑफ गुड मेजरमेंट है, यानी मापन के अच्छे मापन की विशेषताएं क्या क्या है, अगर मैं ऐसे अगर हिंदी में कहें तो ये विशेषताओं का अगर हम नाम लें तो पहला नाम आता है वैलिडिटी का। वैलिडिटी का मतलब वैधता। दूसरा नाम आता है रिलायबिलिटी का। रिलायबिलिटी का मतलब विश्वसनीयता। तीसरा नाम आता है यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी का मतलब उपयोगिता। चौथा नाम आता है डिफिकल्टी लेवल। डिफिकल्टी लेवल का मतलब होता है कठिनाई स्तर। चौथा नाम आता है डिस्क्रिमिनेशन लेवल या विभेदता या विभेदकता का स्तर। ठीक है, ये कुछ ये पैरामीटर्स हैं जिन पैरामीटर्स पे हम तय करके हमें निर्धारित कर सकते हैं कि हमारा टेस्ट अच्छा है या हमारा टेस्ट बुरा है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं बेटा वैलिडिटी की। आपने वैलिडिटी वर्ड कई बार सुना होगा, खूब सुना होगा। आप मोबाइल में आपके रिचार्ज जब खत्म हो जाता तो आप कहते हो कि मेरी मोबाइल की या मेरे सिम की वैलिडिटी खत्म हो गई। वैलिडिटी खत्म होने का मतलब, वैलिडिटी खत्म होने का मतलब होता है अब आपका मोबाइल वैध नहीं रह गया। यानी मोबाइल अवैध होने का मतलब क्या है, या मोबाइल वैध न होने का मतलब क्या है। मोबाइल वैध न होने का मतलब है कि मोबाइल हम जिस काम के लिए हमारा मोबाइल है, मोबाइल वो काम करना बंद कर दिया। जैसे मोबाइल पे हम क्या कौन कौन सा काम करते हैं, मोबाइल पे हम इंटरनेट सर्फ कर सकते हैं, मोबाइल से हम कॉलिंग कर सकते हैं, मैसेजिंग कर सकते हैं। और अगर मोबाइल की वैलिडिटी चली जाए तो ना तो आप कॉल कर पाओगे, ना तो आप मैसेज कर पाओगे, ना तो आप व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर या बाकी जो भी सोशल साइट्स यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वैलिडिटी का मतलब क्या हुआ, वैलिडिटी का मतलब हुआ कि जिस चीज के मापने के लिए हमने जो मशीन बनाई है वो उसका मापन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसे हम वैलिडिटी कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, हमारा हर टेस्ट वैलिड होना चाहिए। जैसे मैं हमें अगर हम चलो एक टेस्ट हम बना के देखते हैं, हमारे घर में बड़ी अच्छी खीर बनी और हमने हमने जो है ये फिक्स कर लिया कि हम इसको देख के टेस्ट करेंगे। ठीक है, और आपकी सिस्टर ने एक बहुत ही अच्छा सूट ले आया और आपने कहा कि इसको हम चख के टेस्ट करेंगे। अब बताओ, खीर को देख के टेस्ट करना वैलिड है कि नहीं, और कपड़े को
चख के चेक करना कि अच्छा है, क्या ये वैलिड है कि नहीं। तो अब क्या देख रहे हो, दोनों इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि हम कभी भी खीर को देख के नहीं बता सकते कि खीर टेस्टी बनी है कि नहीं, हमें उसको चखना ही पड़ेगा। तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, आपकी टंग या आपका मुंह। जब तक उसको हम खाएंगे नहीं, तब तक हमें नहीं बता सकते कि खीर का टेस्ट क्या है। वैसे ही जब तक हम कपड़े को देखेंगे नहीं, तब तक हमें नहीं बता सकते कि कपड़ा पहनने वाला कितना सुंदर लग रहा है, या आपके आपके कपड़े कितने अच्छे हैं, है ना। उसको हम चख के नहीं बता सकते। कोई हमारे यहाँ पे पट्टी बांध दे और मेरे मुंह में कोई एक अच्छा सा नया जो है कोई कपड़े खरीद के लाए, बहुत ही अच्छा, और हमारे मुंह के पास ले आया, कहे हमसे कि चख के बताओ मेरा कपड़ा कैसा है, तो क्या कोई बता सकता है? क्या नहीं बता सकता, क्योंकि ये दोनों इंस्ट्रूमेंट इनवैलिड हो जा रहे हैं। यानी वैलिडिटी का मतलब समझ गए। वैलिड वो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है जिस इंस्ट्रूमेंट से हम उसी चीज का मापन कर सकें। जैसे अगर हमें किसी का वेट मेजर करना है और हम मीटर स्केल लेके आ जाए, किसी की लंबाई का मापन करना है और हम जो है वेइंग मशीन लेके आ जाए, तो ना तो वेइंग मशीन से हम किसी की लंबाई नाप सकते हैं और ना तो मीटर स्केल से किसी का वेट नाप सकते। तो सबसे पहली बात क्या आई, हमारा इंस्ट्रूमेंट गुड कब होगा, जब वो वैलिड होगा। यानी जिस चीज को हमें मापना है, जिस चीज का मेजरमेंट करना है, उस चीज का मेजरमेंट करने में अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट सक्षम है, कैपेबल है, तो हम कहेंगे कि हमारा इंस्ट्रूमेंट वैलिड है। अब देखो, वैलिडिटी कई प्रकार से हम मेजर करते हैं। वैलिडिटी के कई प्रकार हैं जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रही है, जैसे कंटेंट वैलिडिटी है, कॉन्ग्रुएंट वैलिडिटी है, प्रोडक्टिव वैलिडिटी है और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ यहाँ यही कॉन्सेप्ट आपको जानना है कि वैलिडिटी क्या होती है और कोई इंस्ट्रूमेंट वैलिड कब माना जाएगा। अब देखो, दूसरी बात होती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता, है ना। हम ट्रस्ट किस पे करते हैं? जैसे मान लो आपकी एक छोटी सिस्टर है, उसने कुछ बनाया और सौभाग्य से अच्छा बन गया, और दूसरी तीसरी चौथी बार पांचवी बार उसने कोई डिशेस बनाई और वो अच्छा नहीं बना, तो क्या आप करोगे? आप उस पे विश्वास नहीं कर सकते। कोई गेस्ट आ गया तो आप उससे खाना नहीं बनवा सकते। क्यों? क्योंकि उसका वर्क रिलायबल नहीं है, उसका वर्क विश्वास के पात्र वाला नहीं है। तो टेस्ट पेपर कैसा होना चाहिए? रिलायबल होना चाहिए, रिलायबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, यानी उसके अंदर विश्वसनीयता होनी चाहिए। विश्वसनीयता का मतलब क्या होगा? अगर किसी टेस्ट पेपर से हम एक ही चीज को 2 बार 3 बार 4 बार टेस्ट करें तो उसका रिजल्ट अलग अलग ना है। जैसे मान लो कोई एक वेइंग मशीन है और हमने अपना वेट एक बार लिया और हमारा वेट आया 50 किलो, दूसरी बार लिया तो आ गया 70 किलो, और तीसरी बार मेजर किया तो आ गया 60 किलो, चौथी बार किया तो आ गया 40 किलो, है ना। आपने क्या देखा, हमने जितनी बार उस वेइंग मशीन से अपना वेट किया, कभी 40 आया, कभी 50 आया, कभी 60 आया, कभी 70 आया, कभी कुछ भी आ गया वेट। तो क्या उस मशीन को आप रिलायबल मानोगे? नहीं मानोगे। तो वही चीज यहां पर भी है कि हमारा जो टेस्ट पेपर है वो रिलायबल होना चाहिए। यानी मेजरमेंट का जो दूसरा जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? रिलायबिलिटी की करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, यानी आपका टेस्ट कैसा होना चाहिए? रिलायबल होना चाहिए। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? हम एक परिस्थिति में किसी चीज का टेस्ट करें तो जो रिजल्ट आए वही दूसरी तीसरी चौथी पांचवी परिस्थिति में भी अगर वो टेस्ट पेपर या वो मशीन उसी तरह का रिजल्ट देता है तो उसको हम रिलायबल मानते हैं। तो मेजर गुड मेजरमेंट की दूसरी शर्त क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है? हमारा टेस्ट रिलायबल होना चाहिए, यानी रिलायबिलिटी की प्रॉपर्टी को पूरा करना चाहिए। अब रिलायबिलिटी टेस्ट करने के लिए भी बेटा कई मेथड हैं, कई चीजें हैं, जैसे एडिक्वेसी है या ऑब्जेक्टिविटी है, टेस्टिंग कंडीशन है, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रोसीजर है। और इस टेस्टिंग या रिलायबिलिटी टेस्ट करने के भी कई मेथड हैं। स्प्लिट हाफ मेथड है, टेस्ट
रीटेस्ट मेथड है, यानी किसी भी मेथड का इस्तेमाल करके हम रिलायबिलिटी किसी इंस्ट्रूमेंट की कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हम हायर क्लासेज में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ यहाँ पे केवल हम यहाँ पे इंट्रोडक्टरी नॉलेज ले रहे हैं वैलिडिटी रिलायबिलिटी। अब हम बात करें अगर यूजेबिलिटी की। यूजिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? यूजिबिलिटी का मतलब हुआ उपयोगी, उपयोगिता, यानी जो हमारा मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारे मापने का की मशीन है, वो बहुत ही यूजफुल होनी चाहिए, है ना। यूजफुल का मतलब बड़ी उपयोगी होनी चाहिए। उपयोगिता कब बढ़ती है? जब मशीन को ऑपरेट करना आसान हो, उसमें कैलकुलेशन करना आसान हो, उसकी कीमत कम हो, कम समय और आसानी से अगर हम मापन कर सकें तो उस मशीन को हम उपयोगी मानते हैं। कोई भी टेस्ट पेपर, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उपयोगी तब कहलाता है जब उसका इस्तेमाल करना हमारे लिए सहज हो, सरल हो और सुगम हो। ठीक है, अगर हम सहजता से, सरलता से, सुगमता से, अगर हम अगर कोई मशीन में बहुत ज्यादा, मशीन का ऑपरेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो क्या होगा? तो उस मशीन का इस्तेमाल करना हमारे लिए सहज नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो यूजिबिलिटी का शर्त क्या है? हमारा जो भी टेस्ट पेपर हो वो आसानी से यूज हो जाए, आसानी से उसको हम उसकी गणना कर सकें, आसानी से उसका नंबर निकाल सकें, आसानी से हम उसके उपयोगिता का यूज कर सकें, और वो सस्ता भी हो। ये सारी अगर प्रॉपर्टियां किसी मशीन में आती है तो उसे हम यूजेबल कहते हैं, या यूजिबिलिटी की प्रॉपर्टी को फॉलो करने वाला हम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें बेटा कुछ और भी चीजें थी जिसको मैं आपको बताना चाह रहा था। जैसे कि अभी मैंने कुछ और नाम हमने लिए थे इसमें, हमने कुछ नाम लिया था। जैसे मैंने कहा था डिफिकल्टी लेवल। तो डिफिकल्टी लेवल का मतलब क्या है? डिफिकल्टी लेवल का मतलब, डिफिकल्टी लेवल का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा था गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स और मैंने आपको बताई थी, 3 के अलावा। डिफिकल्टी लेवल, डिफिकल्टी लेवल का मतलब होता है कठिनता का स्तर। कठिन कठिनता के स्तर का मतलब क्या है? टेस्ट पेपर कितना कठिन है। ठीक है, तो एक जो है नॉर्मल, ये माना गया है कंडीशन कि जो कठिनता का स्तर होना चाहिए किसी भी टेस्ट पेपर का, वो मॉडरेट होना चाहिए, वो 50% होना चाहिए। अब 50% डिफिकल्टी लेवल का मतलब क्या है? जैसे मान लो कोई हमने पेपर बनाया, उस पेपर में 90% बच्चे फेल हो गए और केवल 10% बच्चे ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया आपके पेपर की जो डिफिकल्टी लेवल थी वो 90% थी। ठीक है, इसका ठीक उल्टा हम करें, पेपर हमने इतना आसान बना दिया कि क्लास के सारे बच्चों ने पूरे पूरे प्रश्नों का आंसर दे दिया, तो इसकी कठिनता स्तर कितना हो गया? डिफिकल्टी लेवल कितनी हो गई? 0% हो गई। तो एक अच्छे जो टेस्ट पेपर है, उस टेस्ट पेपर की डिफिकल्टी लेवल हमेशा मॉडरेट रखते हैं, मध्यम रखते हैं, या 50% के आसपास रखना चाहिए। क्यों ऐसा रखना चाहिए? जब हम टेस्ट पेपर की डिफिकल्टी लेवल 50% के आसपास रखेंगे तो क्या होगा? तभी सही सही मूल्यांकन हो पाएगा क्लास के व्यक्तियों का। क्यों? क्योंकि जो कमजोर बच्चे हैं वो उसी हिसाब से कम क्वेश्चन करेंगे, जो आपके क्लास के इंटेलिजेंट बच्चे हैं उसी हिसाब से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो जो एक स्लैब मिलेगा, उस स्लैब से आप मेजर कर पाओगे कि आपकी क्लास में बच्चों की कैटेगरी क्या है। अगर आपने पेपर इतना कठिन कर दिया, डिफिकल्टी लेवल 100% कर दिया कि क्लास का कोई बच्चा किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया, तब भी आप क्लास में आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। या पेपर इतना सरल कर दिया कि सारे बच्चों ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, फिर भी आप उनमें अंतर नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? जैसे डिफिकल्टी लेवल कितना रखना चाहिए? डिफिकल्टी लेवल हमेशा क्लास में 50% के आसपास रखनी चाहिए। 50% के आसपास जब आपकी डिफिकल्टी लेवल होगी तो क्लास के सभी बच्चों की योग्यताओं का आप अच्छे ढंग से मूल्यांकन कर पाएंगे। दूसरा मैंने बोला था विभेदकता या डिस्क्रिमिनेटिविटी या डिस्क्रिमिनेशन की बात हम कर रहे थे। ठीक है,
तो ये डिस्क्रिमिनेशन वर्ड क्या है, विभेदकता का मतलब क्या है? विभेदकता का मतलब होता है अंतर कर पाना। यानी अगर हमारा टेस्ट पेपर अगर हमने 20 बच्चों पे हमने अप्लाई किया है, तो अगर 20 बच्चों के गुणों में अगर वो अंतर कर पाए, अगर उनके नंबर्स इस तरह से आए कि हम ये जान पाए कि इनकी कैटेगरी क्या है, इन 20 बच्चों का रैंक क्या है, तो इसको हम कहते हैं कि हमारा टेस्ट पेपर डिस्क्रिमिनेटिविटी के रूल को भी फॉलो करता है या विभेदकता के गुणों से भी भरा हुआ है। क्योंकि अगर हम 20 बच्चों पे अप्लाई करते हैं तो 20 बच्चों के मार्क्स अलग अलग आते हैं। इससे हम जान जाते हैं कि इस 20 बच्चों में क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है, इनकी क्वालिटी में क्या अंतर है, इनके नॉलेज में क्या अंतर है। तो ये बेटा कुछ स्पेशल कैटेगरी है, कुछ स्पेशल गुण हैं जिन गुणों के बारे में हम जान सकते हैं। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, हमने बताया एक गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वैलिड होगा, रिलायबल होगा, यूजेबल होगा, डिफिकल्टी लेवल उसकी मॉडरेट होगी और डिस्क्रिमिनेशन करने की क्षमता उसमें होगा, उसमें कैपेसिटी टू डिस्क्रिमिनेट ईच स्टूडेंट्स, ये उसके अंदर क्वालिटी होगी। अगर ये सारी चीजें अगर उसके अंदर है तो हम मानेंगे कि हमारा जो टेस्ट पेपर है वो गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करेगा। तो समझ में आ गया? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, या एक अच्छे मापक यंत्र की विशेषता क्या हो सकती है, ये सारी बातें हमने अभी आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है, अब वैलिडिटी को अगर और हम डिटेल में पढ़ना चाहें कि कंटेंट वैलिडिटी क्या होती है, कॉन्क्रुएंट वैलिडिटी क्या होती है, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी क्या होती है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होती है, तो हम इसको स्क्रीन पे देख सकते हैं, है ना। अगर हम बात करें कंटेंट वैलिडिटी यानी सामग्री की वैधता की बात करें, तो कंटेंट वैलिडिटी का मतलब होता है बेटा कि जो हम कोई मान लो अगर हमने क्वेश्चनर बनाया या हमने कोई टेस्ट पेपर बनाया या हमने कोई एग्जाम का पेपर बनाया या हमने कोई शेड्यूल बनाया, तो शेड्यूल में जो हम कंटेंट रख रहे हैं, जो हम उसमें मैटर रख रहे हैं, वो मैटर उसी के मापन के लिए है कि नहीं। जैसे मान लो हमने मान लो जूलॉजी का पेपर बनाया, उसमें एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का आ गया, तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन की कंटेंट वैलिडिटी 0 हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? यानी तार्किक रूप से वो वैध तभी माना जाएगा जब उसके अंदर वो सारी चीजें, कंटेंट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी आर लॉजिकली वैलिडिटी यूज्ड इन इवेल्युएटिंग अचीवमेंट टेस्ट। यानी जहां पे हम उपलब्धि परीक्षण अगर हमें करनी है, जहां पे हमें उपलब्धि का मापन करना है, वहां पे हम सामग्री वैधता निकालते हैं, हम देखते हैं कि जो उसके अंदर का कंटेंट है वो सही है कि नहीं। कॉन्क्रुएंट वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? समवर्ती वैधता। समवर्ती वैधता का मतलब होता है जैसे मान लो कभी पहले कोई एक टेस्ट हुआ हो, कोई एक मानक या कोई एक स्टैंडर्ड पहले से डिसाइड हो चुका हो, तो आपका टेस्ट पेपर उस स्टैंडर्ड को पूरा करता है कि नहीं, इसे हम समवर्ती वैधता कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें, जैसे हमने लिख लिया पाई की वैल्यू 22/7 होती है या 3.14 होती है, या हमने किसी कोफिशिएंट की वैल्यू हमने पहले से फिक्स कर लिया है, तो हमारा टेस्ट पेपर भी वैसी वैल्यू निकालना है कि नहीं। आपने देखा होगा कि आपने ट्वेल्थ में एक फिजिक्स का प्रैक्टिकल होता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। अब जी की वैल्यू सारे लोग जानते हो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से आप लैब में उस वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसकी वैल्यू भी 9.8 के आसपास ही आनी चाहिए। अगर आ रही है, इसका मतलब आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो सही से जी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है। अगर नहीं आ रही है, मतलब उसमें गड़बड़ी है। तो इस तरह की वैधता को हम समवर्ती वैधता कहते हैं, जहां पे पहले से ही एक मानदंड निर्धारित होता है और उसी मानदंड के हिसाब से हमें अगला काम करना होता है। ठीक है, अब हम बेटा अगर तीसरे पॉइंट की बात करें, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी की बात करें, यानी भविष्यवाणी की वैधता, परीक्षण की सटीकता की डिग्री गतिविधि। अगर इसमें हम प्रेडिक्टिव वैलिडिटी की बात करें, प्रेडिक्टिव का मतलब आप जान रहे, प्रेडिक्ट करने का मतलब क्या होता है? प्रेडिक्शन का मतलब होता है कि हमने किसी चीज का पूर्वानुमान लगाया या किसी चीज की भविष्यवाणी करी। तो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी का मतलब भी कुछ ऐसा ही है
जिसमें हम भविष्यवाणी करने का काम करते हैं, यानी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, हाउ टू टेस्ट प्रेडिक्ट द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इन एक्टिविटी व्हिच इट इंटेंडेड टू फोरटेल, यानी भविष्यवाणी की वैधता। कई बार ऐसा, तो ये भी एक मेथड है। सारी मेथड्स के बारे में आप हाई क्लासेज में पढ़ोगे। मैंने ऐसे ही मैंने कहा कि जब है तो मैं एक बार रिवाइज आपको करा दूं, आपकी स्क्रीन पे है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, यानी एग्रीमेंट ऑफ द टेस्ट विद द थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट टू ट्रीट, यानी निर्माण वैधता क्या है? किसी सैद्धांतिक निर्माण या विशेषता के साथ परीक्षण का समझौता करना, एक कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहलाती है। और अभी वैलिडिटी को बहुत डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे केवल इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट ही आपको लेना है। सिर्फ आप इतना जान लो वैलिडिटी क्या होती है और वैलिडिटी के टाइप क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे बेटा रिलायबिलिटी के बारे में भी स्क्रीन पे आपको है, मैटर आप तक चला जाएगा, आप स्क्रीन पे उसको पढ़ सकते हैं। रिलायबिलिटी कैलकुलेट करने के मेथड्स की बात यहाँ पे हो रही है। स्प्लिट हाफ मेथड किसने दिया, जो है रिचर्डसन फार्मूला है, कोरिलेशन से कर सकते हैं, टेस्ट मेथड से कर सकते हैं, यानी जो विश्वसनीयता के मापने के तरीके हैं वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। जैसे पहला है टेस्ट मेथड है ना, ये जो है स्पीयरमैन ने दिया था। और इसमें करते क्या है, हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप पे हम एक बार उसको टेस्ट करते हैं, फिर कुछ दिन के बाद फिर से टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा ये टेस्ट पेपर वैलिड है कि नहीं। ऐसे ही पैरेलल फॉर्म में क्या होता है, एक ही ग्रुप को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और दोनों पे टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि दोनों की जो रिजल्ट आ रहे हैं वो पैरेलल आ रहे हैं कि नहीं। इसको हम पेयर्ड ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। स्प्लिट हाफ मेथड, इसको स्पीयरमैन ने दिया था, उससे भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। ये आर्डीवेन हॉल डिवाइड करके करते हैं, ठीक है। आंतरिक संगति विधि है, कोदर रिचर्डसन का फार्मूला है, उससे भी हम रिलायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारे जो स्क्रीन पे आपके दिख रहे हैं, ये रिलायबिलिटी कैलकुलेट करने के मेथड्स के बारे में बताया जा रहा है। और हाई क्लास में मेथड्स में आप खुद अच्छे से पढ़ेंगे और रिलायबिलिटी और वैलिडिटी कैलकुलेट करने का काम भी आप करेंगे, तो वो एमएड की बात है। एमएड में सारी चीजें आएंगी। अगर हम कुछ टेस्ट पेपर की बात करें कि हम किन किन टेस्टों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कुछ टेस्ट की डिटेल भी आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। जैसे टेस्ट पेपर हम कैसे कैसे कर सकते हैं, तो टेस्ट लेने का तरीका क्या क्या हो सकता है। तो टेस्ट लेने का सबसे पहले तो दो तरीके हैं बेटा, एक है ओरल, दूसरा है पेपर पेंसिल या रिटन टेस्ट, है ना। अगर हमें किसी का टेस्ट लेना है तो हम उसका इंटरव्यू ले सकते हैं, उसे ओरल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर हम उसको रिटन पेपर दे सकते हैं। और अगर इसको फिर डिवाइड करें तो जो ओरल टेस्ट पेपर है, अगर उसको डिवाइड करें तो ओरल टेस्ट हम कैसे कैसे ले सकते हैं। जैसे ओरल टेस्ट हम क्या कर सकते हैं, हम वन वर्ड क्वेश्चंस बच्चों से पूछ सकते हैं, हम क्विज करा सकते हैं, हम डिबेट करा सकते हैं, हम डिस्कशन करा सकते हैं, ठीक है। अगर इसको हिंदी में कहें तो क्विज का मतलब प्रश्नोत्तरी करा सकते हैं, डिबेट का मतलब वाद विवाद करा सकते हैं, डिस्कशन का मतलब परिचर्चा करा सकते हैं, ठीक है। अगर हम टेस्ट पेपर की, अगर हम रिटन की बात करें तो रिटन टेस्ट हम दो तरह से ले सकते हैं बेटा, एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले सकते हैं, दूसरा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर में भी कई डिवीजन है। जैसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट हम कैसे कैसे कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम मैचिंग के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम ट्रू फॉल्स पे बना सकते हैं, वन वर्ड आंसर्स पे भी हम बना सकते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के टाइप हो गए। अगर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे टाइप होते हैं, आपने देखा भी होगा, ये क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन दिस 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 या डिस्क्राइब दिस दिस दिस, और आप उसको बड़े आराम से आप उसको लिखते चले जाते हैं। तो ये कुछ हुए, लेकिन हम टेस्ट और भी तरह से ले सकते हैं। टेस्ट लेने के लिए हम कई तरह के टेस्ट पेपर्स होते हैं, इसका मैंने नाम पहले भी लिया, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट है, एटीट्यूड टेस्ट है, प्रोग्नोस्टिक टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, अचीवमेंट टेस्ट है, परफॉर्मेंस टेस्ट है, अकम्प्लिशमेंट टेस्ट है, स्किल टेस्ट, स्पीड टेस्ट, पावर टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, टीचर मेड टेस्ट और प्लेसमेंट टेस्ट। तो देखो यहाँ पे टेस्ट की कई कैटेगरी है। मैंने जितना भी टेस्ट का नाम लिया, ये टेस्ट दो तरह के हो सकते हैं, एक स्टैंडर्ड टेस्ट हो सकता है, दूसरा टीचर मेड टेस्ट होता है। जो स्टैंडर्ड टेस्ट होता है
उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, यूजेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेटिविटी और डिफिकल्टी लेवल सब टेस्टेड होता है। और लेकिन जो टीचर में टेस्ट होता है, टीचर क्या करता है, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने क्लास की जरूरत के हिसाब से वो टेस्ट पेपर क्रिएट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट पेपर का क्या हुआ, 2 स्लैब हमने आपको बताया। पहला क्लासिफिकेशन क्या आया, ओरल रिटर्न के वे में। दूसरा क्लासिफिकेशन आया स्टैंडर्ड और टीचर मेड टेस्ट पेपर के रूप में आया। स्टैंडर्ड टेस्ट पेपर और टीचर मेड टेस्ट पेपर में और भी क्लासिफिकेशन हो सकता है, जैसे इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, ये जो सारे टेस्ट पेपर के मैंने भी नाम लिया। अगर इसको हिंदी में कहें तो इंटेलिजेंस टेस्ट का मतलब होता है बुद्धि लब्धि परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट का मतलब होता है व्यक्तित्व परीक्षण, एटीट्यूड टेस्ट का मतलब होता है दृष्टिकोण परीक्षण, प्रोग्नोस्टिक टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये दोनों टेस्ट जो है निदानात्मक परीक्षण से जुड़े हुए हैं। अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, ऐसे ही सारे टेस्टों के नाम आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप इनको आप रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट को अगर हम और भी क्लासिफाइड करना चाहें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के नाम से, तो टेस्ट को बेटा हम 2 तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया, स्टैंडर्ड टेस्ट और टीचर मेड टेस्ट। जब स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड टेस्ट में भी 2 डिवीजन हो जाता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट और एजुकेशनल टेस्ट। अभी मैंने जो इंटेलिजेंस और डायग्नोस्टिक और पर्सनालिटी या बाकी जो टेस्टों का नाम मैंने लिया था, ये सब बेटा साइकोलॉजिकल टेस्ट का पार्ट है। एजुकेशनल टेस्ट का मतलब क्या होता है, एजुकेशनल टेस्ट का मतलब होता है करिकुलम या सिलेबस या यूनिट के अकॉर्डिंग पहले से बना बनाया टेस्ट पेपर। जैसे मान लो अगर आपका बोर्ड का एग्जाम हो रहा है, आप कहते हो ना कि बोर्ड का एग्जाम होने वाला है और होम एग्जामिनेशन होने वाला है, तो जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो पेपर स्टैंडर्ड होते हैं, है ना। जो होम एग्जामिनेशन होने वाला होता है वो पेपर कैसे होते हैं, टीचर मेड होते हैं। तो टीचर मेड पेपर में क्या हो सकता है, टीचर मेड पेपर कैसे बनता है, तो टीचर मेड पेपर क्यों बनता है, तो टीचर मेड जो टेस्ट होता है वो बच्चों की प्रगति को जानने के लिए बनाया जाता है। टीचर अपनी एबिलिटी को जानने के लिए बनाता है, कक्षा में बच्चे ने कितना अचीवमेंट किया, कितना सीखा, इसको जानने के लिए वो बनाता है। तो इस तरह से बेटा वो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, ये जो है हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स या मेजरमेंट के जो टूल्स हैं उनको हम इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मैंने कई तरह से क्लासिफिकेशन करके बताया आपको, स्टैंडर्ड टेस्ट पेपर और मैन मेड टेस्ट पेपर या टीचर मेड टेस्ट पेपर की हमने बात करी, हमने ओरल और रिटन टेस्ट पेपर की भी बात करी, और इसके ढेर सारी कैटेगरी पे भी हम लोगों ने अभी चर्चा करी। ठीक है, तो ये सारे जो पार्ट थे बेटा, ये सारे पार्ट मेजरमेंट से रिलेटेड थे, और मैंने उसके सारी चीजों को बताने का प्रयास किया है। लेकिन अभी भी अगर आपको कोई चीज समझ ना आ रही हो, कहीं पे कोई डाउट हो, तो आप